दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू जीएस फाइटर्स। दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज को कंटिन्यू करेंगे आज, और आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम लोग प्रस्तावना को डिस्कस करेंगे। प्रस्तावना के बारे में ए टू जेड जानकारी आज आपके पास इकट्ठी हो जाएगी। ठीक है, देखिए हम लोग एम लक्ष्मीकांत की जो बुक है भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित, उसको कंप्लीट करने का प्रयास कर रहे हैं, और उसी कड़ी में हमारा आज तीसरा लेक्चर है, जिसमें हम की जो है प्रियम्बल जो है यानी प्रस्तावना जो है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, टॉपिक वाइज आपको संपूर्ण राज्य व्यवस्था देखने को मिलेगी कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज के अंतर्गत। ठीक है, और जिस टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं उसी टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो के लास्ट में एमसीक्यू की क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस है वो भी कराते हैं। ठीक है, चलिए, तो आज का हमारा जो टॉपिक है प्रियम्बल, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो, प्रियम्बल जो है, जो प्रस्तावना है, वो आपको याद होनी चाहिए, एकदम कंठस्थ होनी चाहिए कि प्रियम्बल में किस शब्द का क्या मतलब है, कौन से शब्द प्रियम्बल में दे रखे हैं, कौन से नहीं दे रखे। ठीक है, और प्रियम्बल जो है वो भारतीय संविधान का एक आईना मानी जाती है। आईना इसलिए क्योंकि भारतीय संविधान के अंदर क्या है वो सब कुछ आपको एक छवि के रूप में प्रियम्बल में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, एक मोटा-मोटा अनुमान लगाया जा सकता है प्रियम्बल पढ़ने के बाद कि भारत के जो संविधान है, उसके अंदर क्या दे रखा होगा। ठीक, चलिए एक बार आप हमारे साथ पढ़ लीजिए इसको, और उसके बाद हम इसकी जो डिटेल है, किस शब्द का क्या मतलब है, कौन-सा शब्द कब ऐड किया गया है, वो सारी डिटेल हम लोग देखेंगे। ठीक है, लेकिन पहले आप प्रस्तावना को याद कर लीजिए। देखो, हम भारत के लोग, यहाँ से शुरू होती है जो है हमारी प्रियम्बल। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। देखिए, हम भारत के लोग यहां से शुरू हुई, और 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। यानी कि ये जो संविधान है भारत का, इसे भारत के लोगों के द्वारा बनाया गया है, भारत के लोगों के लिए बनाया गया है, और भारत के लोगों के द्वारा अपनाया गया है। इसका मतलब ये है पहली लाइन का और अंतिम लाइन का। ठीक है, अब चलिए हम लोग इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो है इकट्ठा कर लेते हैं। जैसे देखो, संविधान के अधिकार के स्रोत क्या हैं, ये आपको प्रियम्बल बताएगी, और प्रियम्बल ये कहती है कि संविधान जो है भारत के लोगों से जो है शक्ति प्राप्त करता है, भारत के लोगों से ही शक्ति प्राप्त करता है। संविधान का उद्देश्य क्या है? लोगों को न्याय प्रोवाइड कराना, उनको स्वतंत्रता प्रोवाइड कराना, समता यानी समानता प्रोवाइड कराना, और बंधुत्व, ये सभी जो है संविधान के उद्देश्य हैं। प्रस्तावना में न्याय का जो उल्लेख है वो आपको मिलेगा 3 प्रकार का। एक सामाजिक न्याय, दूसरा आर्थिक, और राजनीतिक, यानी 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख प्रियम्बल में आपको मिल जाएगा। और न्याय की जो संकल्पना है भारत में, भारत के संविधान में जो न्याय की संकल्पना है वो हमने यूएसएसआर के संविधान से ली है। क्योंकि 1991-92 में यूएसएसआर का विघटन होता है और रसिया सबसे बड़ी कंट्री उभर कर सामने आता है। लेकिन 1991-92 से पहले वो यूएसएसआर था, ठीक है, सोवियत संघ जिसे कहते हैं। तो वहीं से हमने प्रस्तावना में न्याय का जो है कंसेप्ट लिया है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, ये हमने फ्रांस के संविधान से प्रेरित होकर अपने संविधान में ली है, और इसमें 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख मिलता है, जैसे विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना की स्वतंत्रता। ठीक, प्रस्तावना में समानता, ये भी हमने फ्रांस के संविधान से ली है, और 2 प्रकार की समानता का उल्लेख मिलता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। ठीक है, प्रस्तावना में बंधुत्व यानी भाईचारे का जो कंसेप्ट है ये भी फ्रांस से लिया है, और ये है कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, यानी राष्ट्र की एकता और अखंडता बनी रहे और व्यक्ति एक गरिमापूर्ण जीवन जी सके। ठीक है, इस तरह का कंसेप्ट भी हमने फ्रांस के संविधान से प्रेरित होकर अपने संविधान में ग्रहण किया है। देखिए, जो मूल प्रस्तावना थी उसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्दों का अभाव था।
यानी ये शब्द आपको मूल जो प्रस्तावना थी उसमें नहीं मिलेंगे। लेकिन वर्ष 1976 में किया जाता है 42वां संविधान संशोधन। उसके द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्दों का इसमें जो है जोड़ दिया जाता है प्रियम्बल में। ठीक है, अब आते हैं हम जो प्रियम्बल में शब्द दे रखे हैं उनका क्या मतलब है। जैसे आपको एक शब्द मिलेगा संप्रभुता के नाम से। ठीक है, इसका मतलब क्या है? देखिए, संप्रभुता का मतलब होता है अपने आप में स्वतंत्र होना, किसी भी आंतरिक या बाह्य शक्ति के अधीन नहीं होना, अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने में पूरी तरीके से स्वतंत्र होना। यानी भारत किसी भी देश पर निर्भर नहीं है और ना ही किसी देश का डोमिनियन है। इसके ऊपर कोई शक्ति नहीं है और यह अपने आंतरिक और बाहरी निर्णय लेने में बिल्कुल स्वतंत्र है। इसी को बोलेंगे स्वप्रभु। ठीक है, संप्रभु का मतलब यही होता है। ठीक, अगला शब्द मिलेगा समाजवादी, जिसको 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। समाजवादी का मतलब होता है कि भारतीय समाजवाद जो है ना, एक लोकतांत्रिक समाजवाद है, ना कि साम्यवादी समाजवाद। लोकतांत्रिक समाजवाद में उत्पादन और वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण और निजी संपत्ति का उन्मूलन शामिल है। अभी आपने देखा था कि इंडियन एयरलाइंस है, वर्ष 1943 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। यानी जो है सरकार ने इसको अपने कब्जे में ले लिया था। ठीक है, और तब से लेकर अब तक ये सरकारी कंपनी रही और अब सरकार ने क्या किया कि उसको फिर से प्राइवेट हाथों में दे दिया। ठीक है, रिलायंस को फिर से प्रोवाइड करा दिया। तो इसका मतलब ये है कि जो संपत्ति और संसाधन साधन है उनका राष्ट्रीयकरण करना, उनका निजीकरण करना, ये सब एक समाजवादी कंसेप्ट के अंतर्गत आता है। लेकिन इसका उद्देश्य ये होता है कि देश के अंदर गरीबी, उपेक्षा, बीमारी और अवसर की असमानता को समाप्त करना होता है। यानी कोई देश के अंदर इतना अमीर ना हो जाए कि बाकी जो हैं, बाकी लोग बिल्कुल ही गरीब हो जाएं। इस असमानता को भरने का ये प्रयास रहता है। हालांकि ऐसा कभी हो नहीं सकता कि सभी लोग एक जैसे हो जाएं देश के अंदर, यानी सभी अमीर हो जाएं, बिल्कुल नहीं हो सकता। यानी कि जो पैरेलल जो गरीबी होती है वो बनी रहती है, परस्पर जो गरीबी होती है वो हमेशा बनी रहेगी। ठीक है, अगला शब्द है हमारा धर्मनिरपेक्ष। देखिए, इसको भी जो है 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसको ऐड किया गया था वर्ष 1976 में। धर्मनिरपेक्ष का मतलब आप सभी समझते हो कि देश में सभी धर्म समान हैं और उन्हें समान रूप से सरकार का समान संरक्षण प्राप्त है। यानी देश का अपना कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन अगर कोई नागरिक है, किसी धर्म को अपनाता है, उसका प्रचार प्रसार करता है, तो दे जो है संविधान जो है उसका सम्मान करता है। ठीक है, और उसको आजादी प्रोवाइड कराता है। ठीक, अगला शब्द है लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक का मतलब होता है कि सर्वोच्च शक्ति जनता में निहित होना। आपने एक डेफिनेशन सुनी होगी लोकतंत्र की, जो डेफिनेशन है कि जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन। एक्चुअली ये जो डेफिनेशन है ये अब्राहम लिंकन ने दी थी और ये अब्राहम लिंकन अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है, लोकतंत्र जो होता है ये भी दो प्रकार का होता है, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोग अपनी शक्ति का इस्तेमाल प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, जैसे कि स्विट्जरलैंड। ठीक है, और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोग जो हैं, लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सर्वोच्च शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि यूएसए में होता है, अपने इंडिया में होता है। अब जैसे आप हैं, आप कुछ डायरेक्ट जो है सत्ता का इस्तेमाल थोड़ी कर रहे हो, नहीं कर रहे हो ना। आपके द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि हैं, चाहे वो विधायक हो या फिर सांसद हो, वो शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं आपके कल्याण के लिए। ठीक है, इस देश के कल्याण के लिए, इस देश को प्रगति पथ पर लाने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया इनडायरेक्ट। देखिए, अगला शब्द है गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब होता है कि जो राष्ट्र का प्रमुख होता है, जैसे अपने यहाँ पर राष्ट्र प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति जी होते हैं, सर्वोच्च पद वही तो है, भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। तो ये जनता के द्वारा या तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से एक निश्चित अवधि के लिए चुनकर सामने आएंगे। ठीक है, यानी जैसे इंडिया में होता है, राष्ट्रपति जी को जनता डायरेक्ट नहीं चुनती है, लेकिन आपके द्वारा जो प्रतिनिधि हो, आप जिसको चुनोगे, जैसे सांसद हो गए, विधायक हो गए, ये लोग फिर राष्ट्रपति जी को चुनते हैं। यानी आप ही इनडायरेक्ट तरीके से राष्ट्रपति को चुन रहे हैं, यानी अप्रत्यक्ष रूप से। लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं होता है। यूएसए में क्या होता है कि आप जो है जनता वहां पर डायरेक्टली प्रेसिडेंट को चुनती है, यानी वहां राष्ट्रपतीय शासन है। ठीक है, इंडिया में नहीं है। अगला शब्द है हमारा राजतंत्र। राजतंत्र का मतलब होता है जो राष्ट्र प्रमुख होगा, यानी जैसे हमारे यहाँ प्रेसिडेंट साहब है। ठीक है, जो राष्ट्र प्रमुख होगा वो वंशानुगत होगा। इस राजतंत्र का मतलब यही होता है। अब और ऐसा होता है आपको ब्रिटेन में मिलेगा और जापान में मिलेगा। जो राष्ट्र प्रमुख होगा वो वंश के आधार पर चलता आएगा, वंशानुगत होता है वो। ठीक है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया एक
यानी लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ठीक है। समता यानी समानता, समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेष अधिकार की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रोवाइड कराना, यही तो समानता होती है ना। चलिए, अगला कंसेप्ट है हमारा बंधुत्व का। देखिए, संविधान एकल नागरिकता के एक तंत्र के माध्यम से भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करता है। ठीक है। और यानी कि जो भाईचारे की भावना है कहाँ से निकल कर आती है? सिंगल सिटीजनशिप से। अब मान लो आप यूपी के रहने वाले हो या फिर एमपी के रहने वाले हो, अगर अलग अलग राज्य अपनी अपनी सिटीजनशिप देने लगे, तो इस तरीके से भाईचारे की भावना सामने निकल कर आएगी क्या? नहीं आएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी। एक्चुअली इससे देश डिवाइडेशन की कगार पर पहुंच जाएगा। ठीक है। इसीलिए क्या है कि इंडिया में एक सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट रखा है, इस बंधुत्व को मजबूत करने के लिए। चाहे कोई व्यक्ति ईस्ट का है, वेस्ट का है, नॉर्थ का है या साउथ का है, सब लोगों में सब लोग एक ही सिटीजनशिप है, भारत के नागरिक हैं वो। ठीक है। तो इस तरीके से जो बंधुत्व का आदर्श है वो मजबूत करता है राष्ट्र की एकता और अखंडता को। प्रस्तावना में बंधुत्व से आशय दो बातों को सुनिश्चित करना है। पहली चीज तो व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए, यानी वो भारत का नागरिक है तो उसका सम्मान होना चाहिए, या कोई विदेशी व्यक्ति है उसका भी होना चाहिए। दूसरी चीज, सम्मान के साथ साथ देश की एकता और अखंडता भी सुनिश्चित करनी चाहिए। ठीक है। चलिए, प्रस्तावना से संबंधित समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय ने क्या क्या निर्णय दिए हैं वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। देखो, अभी तक मुख्यतः प्रस्तावना से संबंधित 3 निर्णय आ चुके हैं जो कि सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं समय समय पर। वर्ष 1960 में एक केस था बेरूवाड़ी संघ के नाम से। इसमें उन्होंने कहा, यानी सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है। ठीक है। लेकिन आपको पता होगा, बहुत ही पॉपुलर केस रहा है 1973 वाला केशवानंद भारती केस। इसमें क्या था कि जो संविधान का जो बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक ढांचा जो है वो निकल कर सामने आता है। और इसमें उच्चतम न्यायालय ने अपने पूर्व निर्णय को अस्वीकार करते हुए ये कहा था कि संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान का एक अभिन्न अंग है। ठीक है, ध्यान रखना। और यहाँ पर ये उच्च न्यायालय नहीं, सर्वोच्च न्यायालय कर लीजिए। ठीक। और इसी निर्णय को फिर से दोहराया था वर्ष 1995 में एलआईसी ऑफ इंडिया मामले में भी। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्रस्तावना जो है संविधान का एक आंतरिक हिस्सा है। ठीक। चलिए, यहां पर एक नोट लिखा है, प्रस्तावना ना तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और ना ही इसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाती है। यानी कि ये पार्लियामेंट की जो शक्तियां हैं, सांसद की शक्तियां हैं, उन पर ना तो प्रतिबंध लगाती है और ना ही ये उनको शक्ति प्रोवाइड कराती है। ये एक गैर न्यायिक है। यानी कि अगर आपको लगता है कि जो प्रस्तावना है हमारी उसमें किसी प्रकार के जो प्रोविजन किए गए हैं उनको आपको प्रोवाइड नहीं कराया जा रहा है, तो आप जो है न्यायालय में नहीं जा सकते हो। यानी एक गैर न्यायिक है। ठीक है। और इसकी व्यवस्थाओं को आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। ठीक। अब आते हैं हम अपनी प्रेमबल से संबंधित जितने भी प्रश्न उत्तर बन सकते हो इम्पोर्टेंट, वो हम डिस्कस करते हैं इधर। ईमानदारी के साथ क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। आपका कितना स्कोर रहा है उसे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ साझा कर सकते हो आप। पहला प्रश्न पढ़िए, प्रस्तावना में न्याय की संकल्पना किस देश के संविधान से प्रेरित है? न्याय की संकल्पना, देखिए हमने जो न्याय लिया है प्रस्तावना में वो लिया है यूएसएसआर से। यानी कि आज का जो रसिया है वो पहले यूएसएसआर था, यानी सोवियत संघ था। वहीं से प्रस्तावना में न्याय का कंसेप्ट हमने अपने प्रस्तावना में लिया है। दूसरा प्रश्न है, अब तक प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हो चुका है? 1 बार, 2 बार या 3 बार या 7 बार? देखिए, हमारे इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, केवल 1 बार, वो भी 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। ठीक है। और इसमें हमने 3 शब्द जोड़े थे, और वो 3 शब्द कौन से हैं वो आपको यहाँ बताने हैं। आपको बताना है मूल जो प्रस्तावना है उसमें कौन सा था। यानी कि ये 4 शब्द दे रखे हैं, आपको बताना है 3 शब्द बाद में जोड़े हैं और 1 शब्द इनमें से मूल प्रस्तावना में ऑलरेडी था। देखिए, हमारे इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य जो है ये ऑलरेडी जो मूल प्रस्तावना है उसमें था। बाकी के ये जो शब्द हैं इनको 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। ठीक। प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख मिलता है? हमने जब प्रस्तावना पढ़ी थी आपसे कहा था कि प्रस्तावना आपको बिल्कुल कंठस्थ याद होनी चाहिए। 3 प्रकार का न्याय मिलेगा आपको प्रस्तावना में, एक सामाजिक न्याय, एक आर्थिक न्याय और एक राजनीतिक न्याय। ठीक।
चलिए, पांचवा प्रश्न है, निम्न में से किस प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख प्रस्तावना में नहीं मिलता है? ध्यान रखना, नहीं मिलता है। कौन सी स्वतंत्रता प्रस्तावना में नहीं है? अपने विचार रखने की स्वतंत्रता, कोई भी धर्म अपनाने की स्वतंत्रता, पूजा पाठ करने की स्वतंत्रता या फिर रोजगार पाने की स्वतंत्रता। देखिए, हमारे इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। आपको पता होगा, प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। ठीक है? कौन-कौन सी स्वतंत्रता है, आप जो है कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। लेकिन रोजगार पाने की स्वतंत्रता का उल्लेख जो है, आपको नहीं मिलेगा इधर प्रस्तावना में। 6वां प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े जाने वाले शब्द हैं। आपको बताना है, यहाँ पर प्रत्येक ऑप्शन में 3 शब्द दे रखे हैं और ऐसा कौन-सा ऑप्शन है जो जो है सही क्रम में लगा हुआ है। ठीक है? देखिए, यहाँ पर क्या है कि ये भी शब्द है, ये भी है और ये भी है, लेकिन सही क्रम में कौन-सा है, ये बताना है। आपको क्रम देखना है, ध्यान रखना है। ओके? ये चीज़ हम क्वेश्चन में लिखना भूल गए, ये सही क्रम में कौन-सा है। देखिए, हमारे इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। समाजवादी पहले जोड़ा है, फिर उसके बाद जोड़ा है धर्मनिरपेक्ष और फिर उसके बाद अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। ठीक है? चलिए, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे। आपका कितना स्कोर रहा है 6 क्वेश्चन में से आपके कितने सही रहे हैं? आपका जवाब हमें कमेंट सेक्शन में मिलना चाहिए। ठीक है? ऐसी हम उम्मीद करते हैं। तो ये हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज़ का प्रिएम्बल से रिलेटेड लेक्चर था। आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लगता है कि वीडियो में कुछ बदलाव होना चाहिए तो आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे सकते हो। ठीक है? तो चलिए, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।